अब अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, क्या एडवांटेजेस होते हैं पब्लिक जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्टिक मतलब जो वेलफेयर रहता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ऐसा पैटर्न इस्टेब्लिश करना सोसाइटी में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज प्लान्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर के लिए सोसाइटी के लिए जो सोशलिस्टिक पैटर्न की मतलब क्या करती है, इस्टेब्लिश करती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका भला हो। ठीक है ना। की फैक्टर इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स आर बॉट इन द पुरव्यू ऑफ दिस सेक्टर्स, देयरफॉर इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड थ्रू 5 ईयर प्लान। जैसे 5 ईयर्स प्लान पहले चलते थे, है ना, अब तो बंद हो गए। जैसे 5 ईयर प्लान चलाए थे गवर्नमेंट, वो वैसे प्लान्स। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या, अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइज जो रहता है वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे, पब्लिक सेक्टर एंश्योर्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसमें क्या बोल रहा है, पब्लिक सेक्टर इंश्योर करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका, ऑफ द बेसिक एंड की इंडस्ट्री। जो बेसिक छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको ग्रोथ और डेवलप करने में पब्लिक सेक्टर हेल्प करता है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सब्सिडीज़ मतलब कई तरह की उनको सुविधा देते हैं, ताकि जो की इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जिससे क्या वो इंडस्ट्रीज़ बढ़ें, ग्रो। और जब वो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो अपने आप ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इन कंट्री का। ठीक है ना। फिर क्या है, एंड ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। जो रीजन में जो इम्बैलेंस होता है उसको ख़त्म करता है। इसमें क्या है, द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो इंश्योर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन ऑल रीजन। मतलब हर इन रीजन की इंडस्ट्री जो है वो बैलेंसली, मतलब हर जगह की इंडस्ट्री बराबर अच्छे तरीके से डेवलप हो, ऐसा नहीं है। अब देखो अर्बन एरिया में क्या रहता है, ज़्यादा यहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप रहती है तो यहाँ पे इसको अर्बन ज़्यादा उनके पैसे रहते हैं, और रूरल एरिया में वो चीज़ कम रहता है। तो इसी इम्बैलेंस को हमें हटाना और बैलेंस करना है, ताकि सारे रीजन्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बैलेंसली डेवलप हों। ठीक है ना, स्पेशली इन द बैकवर्ड एरिया, जैसे मैंने बताया था। ठीक है ना, इट रीच दोज रिमोट एरिया, यहाँ तक कर लो। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। अब गवर्नमेंट रिवेन्यू का मेजर सोर्स होता है क्या है, ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी। अब देखो गवर्नमेंट को, अब जब ये अच्छा वर्क करेगा तो ये टैक्स भी पे करेंगे, है ना। एक जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, ये सब गवर्नमेंट को पे करेंगे। और गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू का जो कमाने का जो तरीका होता है, इस सब इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज उसको प्रॉपरली एलोकेट करना है। अंडर पब्लिक सेक्टर द अलॉटमेंट ऑफ नेचुरल एंड अदर मीन्स आर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। पब्लिक सेक्टर में क्या करते हैं, जो नेचुरल जो अदर मीन्स रहते हैं उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है ना। इट अल्टीमेटली इंक्रीज द पब्लिक वेलफेयर, जिससे कि पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज होता है। 5 पॉइंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट में ये वाला कर लेना, 5 नहीं करना हो तो। कॉम्पिटिशन इज अवॉइडेड। कॉम्पिटिशन अवॉइड कैसे होगा, बिकॉज नो कॉम्पिटिटिव यूनिट्स इन द सप्लाई ऑफ वाटर, एनर्जी, रेलवे, शिपिंग, रोड्स एक्सेट्रा। ये देखो ये जो आइटम्स है ना, कौन कौन से, वाटर, एनर्जी, रेलवे, शिपिंग, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं। ठीक है ना, मतलब इसको गवर्नमेंट अकेले ही प्रोड्यूस करती, कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें मतलब काम नहीं करता, गवर्नमेंट काम करती है। तो अब जब गवर्नमेंट ही अकेले सब कुछ कर रही है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो अकेले ही करने वाला है जो भी है। द पब्लिक सेक्टर वर्क्स फ्रीली एंड हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले, इसलिए मोनोपोलिस्टिक बोला गया है। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा भी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ा होगा तो 12th में आएगा। ठीक है ना, तो वही इसमें कोई बराबरी करने वाला नहीं रहता, गवर्नमेंट को ही अकेले करना है, जो भी करना है अपने रोल पे, है ना, तो इस पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं रहता। तो एक 6 पॉइंट कर लेना, ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। पहले ही बताया था, जो स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्शन मिलता है। इन रियल सेंस पब्लिक सेक्टर टचेज ओनली दोज एरिया वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। पब्लिक सेक्टर कहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट डज नॉट थिंक द प्रॉफिट और लॉस लाइक प्राइवेट सेक्टर। इनका मेन एम रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, मेन ग्रोथ पे इनका ध्यान रहता है। ठीक है। फर्दर मोर बाय एंटरिंग इनटू सच एरिया मैनी एलाइड इंडस्ट्रीज और स्मॉल सेक्टर्स आर प्रोटेक्टेड। अब उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जहाँ करना रहता है वो वैसे एरियाज़ को चूज़ करते हैं, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव तो उनका रहता नहीं है, इसलिए ये जो स्मॉल सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इन लोग वर्क करते हैं, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो उनका।
ठीक है ना। फिर क्या, इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब पब्लिक सेक्टर बैकवर्ड एरियाज़ में धीरे धीरे बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ खोलेगा, हर चीज़ होगा, तो क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ना, ठीक है भाई। दिस सेक्टर डेवलप मोस्ट इन लार्ज स्केल एरियाज वेयर लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर इज नीडेड। लार्ज स्केल में मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी अपना इंडस्ट्री जो भी है और जहाँ ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। देयरफॉर द सेक्टर इज कॉल्ड कोर सेक्टर, इसलिए इन सेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोर सेक्टर, एंड गिव एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल, ठीक है। ये हो गया अपना कम से कम 5-6 पॉइंट्स इसके करना आप एडवांटेजेस। अब डीमेरिट्स क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर के। फर्स्ट क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में क्या रहता है, एवरीथिंग इन पब्लिक एंटरप्राइज इज डन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर। देखो अब जो भी पब्लिक एंटरप्राइज में जो भी काम होता है वो सारे गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन से होता है, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर उससे होता है। क्विक डिसीजन आर नॉट टेकन एंड ब्यूरोक्रेसी प्रिवेल्स, और क्विक डिसीजन भी नहीं ले पाते और ब्यूरोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखो ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरीशाही, जैसे कि बिल्कुल नौकरी पेशा जैसे काम करना। अब सब चीज़ अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के होते हैं, तो क्या होता है, बिल्कुल नौकरी जैसे करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से काम इसमें चलता है, ठीक है ना। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या है, सिंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैव अ टेंडेंसी टू बी मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट्स। जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि इनको कौन मैनेज करे, सिविल जो सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जो जॉब में रहते हैं वो इनको मैनेज करे, ठीक है ना। particularly drawn from government departments, a sense of each are irresponsibilities arise out of inefficiency and lack of technical knowledge or experience becomes associates with it. These factors cause wastage, not to seek of nepotism and corruption that usually creep up into the administration of public sector. Subsequently, the administration efficiency falls to low लेवल। समझ में आना, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि इसमें जो भी वर्क करता है वो सिविल सर्वेंट्स को रखा जाता है, और सिविल सर्वेंट जाहिर सी बात नहीं कि सबको टेक्निकल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तो इसमें जो जितना उनको रहना चाहिए, जितना स्किल्डफुल रहना चाहिए, उतने वो रहते नहीं हैं, जिससे मैनेजमेंट में भी कमी आती है। फिर क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म अभी तो सुना ही होगा सबने, है ना। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, जो अपने ही मतलब अपने ही लोगों का ध्यान रखना। वही द पीपल हु आर एंगेज इन पब्लिक सेक्टर वर्किंग आर सिलेक्टेड बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट, इट्स एनकरेज नेपोटिज्म। अब वो जो वर्क पब्लिक सेक्टर में पहले वर्क करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके घर के लोग ही और उसमें आगे बढ़ें, है ना, वो उसमें इंक्लूड हों, तो इस तरीके से नेपोटिज्म को एनकरेज करते हैं। फिर क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में क्या रहता है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजन और वर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। अब पॉलिटिकल इंफ्लुएंस क्यों रहता है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट उसका ज़्यादा पावर रहता है ना, जिसकी सरकार उसका ज़्यादा पावर, तो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, जिससे क्योंकि मेजर और ह्यूज फंड्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है ना। फिर क्या है, लैक ऑफ फ्रीडम इन वर्किंग। अब जाहिर सी बात है हर चीज़ गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहता है तो फ्रीली वर्क करना नहीं कर पाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट एडवाइज़र टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड, दिस क्रब्स the freedom of the corporation in entering into contracts and other decision. If there is any disagreement, the matter is referred to government for final decision. This further delays action. ये तो रहने। फिर यहाँ देखो, लैक ऑफ मोटिवेशन में क्या होगा, इन प्राइवेट अंडरटेकिंग्स एफिशिएंसी इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड। अब देखो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स में क्या रहता है, प्राइवेट में कोई भी परमानेंट नहीं रहता, जो जैसा अच्छा वर्क करेगा उसको वैसा रखा जाता है, तो उनकी इफिशिएंसी भी इंक्रीज रहती है, क्योंकि वो क्योंकि जो अच्छे से काम करेगा उसको जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन मिलेगा, है ना, मोटिवेट करेंगे और रिवार्ड करेंगे ताकि वो और अच्छा काम करें प्राइवेट सेक्टर में। बट अब पब्लिक सेक्टर में क्या रहता है, सरकारी है, कभी परमानेंट है समझो, तो वो वर्क भी मतलब बेटर इफिशिएंसी के साथ नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उनको ज़्यादा रिवार्ड नहीं दिया जाता है। वही बोल रहा है, देयर इज़ नो रिवॉर्ड फॉर बेटर वर्क एंड इफिशिएंसी। प्रमोशन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, और प्रमोशन किस बेसिस में दिया, जो ज़्यादा जितना बड़ा है, जितना ज़्यादा बुजुर्ग सीनियर है उसको दिया जाता है, नॉट ऑन द मेरिट्स। इफिशिएंसी वर्क देख के नहीं प्रमोशन दिया जाता पब्लिक सेक्टर में, सीनियरिटी देख के प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या रहता है, मोटिवेशन नहीं होता, जो वर्क करते हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसलिए वो इनएफिशिएंटली वर्क करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ लॉसेज, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, लैक ऑफ प्रॉपर कंज्यूमर सर्विसेज। अब इसमें क्या है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट सर्विस टू दैम। अब देखो हैज़ कस्टमर्स कंज्यूमर्स के लिए वेलफेयर के लिए इस्टेब्लिश है, पर क्या रहता है इसमें, ये ज़्यादा कंज्यूमर के नीड्स पे ध्यान नहीं रखते, इनसेंसिटिव है, ठीक है ना, ज़्यादा
उसकी तरफ उनको मत ध्यान नहीं रखते, जिससे क्या होता है एडिक्वेट सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके भी 5 पॉइंट्स आप कर लेना डीमेरिट्स के। अब ये हो गया। अब मेन फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर्स में क्या है। अब देखो पब्लिक सेक्टर्स के कौन कौन से मेन फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, फिर थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, द एंटरप्राइज विच आर ऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल एंड फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखो वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंट्रोल करता है और फाइनेंस करता है, मतलब पैसे का फाइनेंस करता है कौन, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, लाइक अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ में आया ना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल और फाइनेंस करती है उन ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बोला जाता है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। ये कौन सा है, ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है ना, पब्लिक ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्राइज का। ठीक, इसमें है these enterprises are set up as department of the ministry and are considered part of an extension of the ministry itself. Such undertakings are run by civil servants. ऐसे इसको यहाँ से करना, फिर यहाँ तक क्यों, यहाँ से करना। Such undertakings are run by civil servants, IAS, civil servants मतलब IAS ऐसे undertakings को चलाते हैं। They are wholly owned by government and all policies matter are decided by the concerning ministry according to the policy laid down by the parliament। अब देखो इसमें जो इसको चलाता कौन है, सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं, IAS चलाता है, और इसका जो भी ओनरशिप रहती है वो गवर्नमेंट के पास रहती है, और जो भी पॉलिसीज रहता है ये कंसर्निंग मिनिस्ट्री जो रहता है ना, पार्लियामेंट में जो भी पॉलिसीज ये सब बनते हैं पास करा के फिर इसमें पॉलिसीज लाई जाती है। तो इसको सिर्फ यहाँ तक कर लेना, ठीक है। अब मेन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अब देखो क्या क्या आता है, इंडियन रेलवे आता है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब देखो ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है ना, तो अब इसकी फंडिंग भी कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो खजाना है ट्रेजरी वहाँ से आएगी। एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसका एनुअल अप्रोप्रिएशन जो बजट बनता है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें इसको सब बताना पड़ता है, तो आप इसको यहीं तक करो। दे आर फुली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये फुली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर रहता है, पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है इनमें। देयर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इज थ्रू गवर्नमेंट ट्रेजरी, इनके जो भी रेवेन्यू है, जो भी खर्चे हैं, जो भी पैसे मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो भी खर्चे होंगे सब गवर्नमेंट के खजाने से लेके गवर्नमेंट खजाने में ही वो चीज़ जाएगा, ठीक है। 3 हो गए मेरिट्स इसके। फिर क्या, दे हैव नो बोरोइंग पावर्स, इनके पास कोई बोरोइंग पावर्स नहीं रहती, मतलब ये कहीं से बोरो नहीं करते हैं, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक में। अब इसके मेरिट्स देखो, मेरिट्स में क्या आएगा, डिपार्टमेंटल टेकिंग्स आर डायरेक्टली कंट्रोल एंड ओन, सेम पॉइंट्स बोलेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली कंट्रोल और ओन करता है गवर्नमेंट इसको। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय गवर्नमेंट कैन ईजिली बी अचीव, जो भी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने सोचा रहता है वो उसको अचीव कर लेते हैं। फिर क्या है, सच अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। ये वाला रहने दो। द मेन एम इज टू एस्टैब्लिश सच इंडस्ट्रीज विच वुड इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर। क्या बोल रहा है, द मेन एम इज टू एस्टैब्लिश सच इंडस्ट्री, मेन एम क्या रहता है, ऐसी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का विच वुड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के वेलफेयर और इंटरेस्ट के लिए वर्क करे, ठीक है ना, मेन एम रहता है इसका। फिर क्या, दे इंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी, ठीक है ना, ये हाई डिग्री रहता है ऐसे एंटरप्राइजेज में। फिर क्या है, दे सेफगार्ड द कंज्यूमर एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन इन इज लिस्ट पॉसिबल, ये जो कंज्यूमर को जो एक्सप्लॉइट करते हैं इसको ये सेफगार्ड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है ना। फिर है, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है वहाँ पे ये वाला जो फॉर्म रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है ना। इसके भी आप कम से कम 4 मेरिट्स कर लेना, और ये 4 डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स में क्या आएगा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन देयर वर्किंग। अब पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस दखल अंदाजी तो करेगी जो भी मामले इसमें, ठीक है ना, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दे फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, क्यों, विच इज़ इसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना, फ्लेक्सिबल। ऐसी ये अंडरटेकिंग्स फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिडली इनका वर्क चलता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाती बिजनेस की। नेक्स्ट है, दे लैक इन क्विक डिसीजन बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड
प्रोसीजरल डिलेज। अब ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरी पेशा एटीट्यूड रहता है, और प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर से हर चीज़ करना पड़ता है। अब सरकारी काम आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाओ सरकारी काम कराने तो जल्दीबाजी से नहीं होता, उसका धीरे धीरे काम चलता है। और जो नौकरी पेशा लोग बैठे रहते, देखा है कितना एटीट्यूड भरा रहता है उन पर, तो वही चीज़ बोल रहा है। इस वजह से जो भी काम आपको कराते हैं जल्दी हो नहीं पाता वो, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। हो गया लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वेगेंसी इज फाउंड इन सच ऑर्गेनाइजेशन। लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वेगेंसी मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची करना, ठीक है। एक्स्ट्रा वेगेंसी का मतलब होता है फिजूल का खर्च करना, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में फालतू खर्च ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। हो गई, समझ में आया ये पॉइंट्स आपको। अब देखो, अब सेकंड फॉर्म क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या रहता है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, एज दे आर ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे एक्ट में आता है, पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मतलब पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट लाते हैं, उसके ज़रिए ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आता है। द एक्ट डिफाइन इट्स पावर एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज़। अब इस एक्ट में क्या क्या दिया रहता है, पावर और फंक्शन दिया जाता है, रूल्स रेगुलेशन दिया जाता है गवर्निंग के, कि किस तरीके से पावर, कितना पावर है, क्या क्या फंक्शंस करने हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसका कैसा रिलेशन रहेगा। दिस इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी, ये कॉर्पोरेट बॉडी होता है क्रिएटेड बाय द legislature with defined power and function, and it's financially independent with a clear control over a specified area on a particular type of commercial activities, ठीक है ना, समझ में आया। लेजिस्लेचर इसको बनाता है, ठीक है। इस कॉर्पोरेट बॉडी कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है, और इसके जो भी पावर फंक्शन होते हैं पूरी तरह से डिफाइन किए जाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली क्लियर रहता है, पूरा कंट्रोल, हर चीज़ क्लियरली रहता है, और इसका एक स्पेसिफाइड एरिया रहता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइप होता है, और हर कमर्शियल एक्टिविटी का, समझ में आया ना पब्लिक कॉर्पोरेशन का। अब मेन देखो, पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जांपल भी दे दोगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है ना। फिर क्या है यहाँ पे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। तो कम से कम 3-4 आपको इसके एग्जाम्पल पढ़ने, ठीक है ना, जो भी आपको याद रहे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन के, फुली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये भी पूरी तरह से गवर्नमेंट के ही हाथ में रहता है, कंट्रोल और चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज, देखो सेकंड में क्या था, द गवर्नमेंट हैज़ अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। अब देखो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट फाइनेंशियल्स रहते हैं ना, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कहाँ कहाँ कितना कितना गवर्नमेंट को खर्च करना है, ये पूरा उनके पास मतलब उनको करना पड़ता है, तो पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वो प्रॉफिट है उसका वो अप्रोप्रिएट तरीके से उसको खर्च करें, बिल्कुल वेस्टेज ना करें। एट द सेम टाइम स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉस, और कुछ लॉस है तो उसको भी स्टेट को बियर करना रहता है, तो उस लॉस से भी मतलब उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि इस लॉस को हम कवर अप करें, तो ये सब जिम्मेदारी रहती है, ठीक है ना। फिर क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव रहता है, ऐसे कॉर्पोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सर्विस मोटिव रहता है, वाइल अर्निंग प्रॉफिट इज सेकेंडरी वन, और ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करना क्या रहता है, सेकेंडरी वन रहता है, ठीक है ना। फिर फिफ्थ में क्या आएगा, देयर नेचर ऑफ वर्किंग इज टोटली कॉमर्शियल, और इनका जो नेचर वर्किंग का जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, टोटल कॉमर्शियल रहता है, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, देयर बजट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, इनके जो भी बजट फाइनेंस और अकाउंटिंग रहते हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री रहते हैं, ठीक है ना। ये होगा इसके 5 आप कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। फिर क्या आ गया अपना एडवांटेजेस पब्लिक सेक्टर पब्लिक कॉर्पोरेशन का। फर्स्ट है, दे आर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर वर्किंग, अब ये कैसे रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं अपने वर्किंग में। दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं रहता इसमें। सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसी। ऑटोनोमस मतलब क्या रहता है, जो खुद का अपने वर्क, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क रहता है उसको खुद का वो देखते हैं, खुद चलाते हैं, ऑटोनॉमस रहता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर वो खुद ही फ्रेम करते हैं, खुद बनाते हैं, विद द पावर असाइन बाय देम बाय द एक्ट, जो भी पावर्स उनके पास रहती है, मतलब जो भी इनके जो भी काम करना रहता है ये खुद ही करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, इसलिए इस वजह से वो क्या रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आर वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट रहता है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के, ठीक है ना। फिर क्या है, दे प्रोवाइड सर्विस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, वेलफेयर के लिए पब्लिक एट लार्ज में,
मतलब लार्ज क्वांटिटी पब्लिक को ये वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन आर फाउंड द मेरिट्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ। देखो पब्लिक कॉरपोरेशन में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो मेरिट्स होते हैं वो दोनों पब्लिक कॉरपोरेशन में पाए जाएंगे, ये बता रहे हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों का ही फायदा देते हैं। अब डिसएडवांटेजेस में देखा जाए पब्लिक कॉरपोरेशन में तो क्या आएगा, देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग चेंजेस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूल्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, क्या डिफिकल्टी आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल रूल्स में चेंज करना, ठीक है ना। फिर क्या है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ बीन ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजन। जो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है मेजर डिसीजन में, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। अब यहाँ पे देखो मेरिट्स में बताया फ्री रहता है, इंटरफेरेंस नहीं रहता। अब यहाँ पे मेजर डिसीजंस पे गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, दे लैक इन इफिशियंसी टू, यहाँ पे भी इफिशियंसी की कमी रहती है। फिर है दे रन बिजनेस एंटरप्राइज ऑन लार्ज स्केल, सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब देखो ये बिजनेस एंटरप्राइज रन करते हैं लार्ज स्केल में, ठीक है, बड़े तादाद में, जिससे क्या रहता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ का पॉसिबिलिटी। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो वेल्थ है उसको डिसेंट्रलाइज नहीं करते, मतलब जो टॉप रहते हैं उन्हीं के हाथों में, टॉप अथॉरिटी रहती है ना, उन्हीं के हाथों में वो पावर बंधी रहती है, सेंट्रलाइज रहती है वेल्थ की पावर, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट और देखना, दे आर क्वाइट अनसुटेबल इन केस ऑफ मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस। अब जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए ठीक नहीं रहते, ठीक है ना। लार्ज स्केल के लिए ही ऐसे ऑर्गेनाइज कॉरपोरेशन ठीक होते हैं, ठीक।